हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग क्लास थर्ड में हैं चैप्टर 1 के, और जैसे कि मैंने क्लास 2 के एंड पे ही बता दिया था कि हम लोग क्लास थर्ड में क्या क्या करेंगे, तो सेम क्वेश्चन विद अनदर मेथड करना है। उसके बाद से मैंने दो क्वेश्चन आपको दिए थे करने को होमवर्क में, 2018 का 2017 का चैप्टर 1 से क्वेश्चन। ये हो गए हैं क्वेश्चन आपसे? नहीं हुआ होगा? हो गया तो ठीक है, चलो देखते हैं, हम लोग भी करेंगे और आप अपना आंसर मैच करना कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलो उसी क्वेश्चन को तो पहले हम लोग दूसरे मेथड से करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस टू लेस देन इक्वल टू 1, यही था ना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 विथ अनदर मेथड, अनदर मेथड। क्वेश्चन 4 में था एक्स स्क्वायर माइनस टू लेस देन इक्वल टू 1। तो इसमें बच्चे हम लोग जब वो मॉडुलस खोलते हैं तो एक बार प्लस हो जाता है 1 से छोटा और एक बार माइनस हो जाता है 1 से छोटा। इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये इधर आ जाएगा, तो माइनस थ्री इज लेस देन इक्वल टू 0। फिर इसको करेंगे तो एक्स माइनस रूट थ्री और एक्स प्लस रूट थ्री इज लेस देन इक्वल टू 0। इधर क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू इज लेस देन इक्वल टू 1। सबको उस साइड लेते जाएंगे ग्रेटर देन साइड पे, तो एक्स स्क्वायर और उधर जाएगा तो माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो दिस इज एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो देखो दोनों को जरा अलग अलग करते हैं फिर कंबाइन करेंगे। दिस इज माइनस रूट थ्री एंड प्लस रूट थ्री। ये तो आपको पता है कि जब लीनियर फैक्टर आ जाता है तो हम अलग अलग जीरो के साथ इक्वेट करके वैल्यूज निकालते हैं और फिर उनसे जितने भी डिवाइड होते हैं नंबर लाइन के रीजन्स, उन रीजन्स में हम लोग वैल्यूज डाल करके चेक करते हैं वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। इधर क्या मिलेगा बच्चे, इन दोनों से माइनस वन और वन मिलेगा, तो इधर डाल देंगे माइनस वन और इधर डाल देंगे वन। अब हम तीनों में डाल करके चेक करेंगे कि क्या आ रहा है। यहाँ देखो, रूट थ्री से बड़ी अगर कोई वैल्यू लेते हैं तो दिस विल बी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर माइनस रूट थ्री से रूट थ्री के बीच में लेते हैं लाइक जीरो, लाइक जीरो अगर ले लेते हैं बच्चे, तो जीरो डालेंगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव। ये तो समझ में आता है ना, वैल्यूज दिखला पुट करके दिखलाने की जरूरत है या समझ में आ रहा है डायरेक्टली जो बोल रहे हैं? मेरे ख्याल से आ रहा होगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन। ठीक है, माइनस रूट थ्री से पहले माइनस टू माइनस थ्री कुछ भी डाल दो, दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी नेगेटिव, लेकिन दो नेगेटिव का प्रोडक्ट फिर से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। हमें चाहिए क्या, नेगेटिव। तो हमारा रीजन बच्चे ये है, कहाँ से कहाँ तक, माइनस रूट थ्री से प्लस रूट थ्री तक। अब दूसरे नंबर लाइन पे आते हैं। अगर वन से बड़ी कोई वैल्यू डालते हैं तो दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी पॉजिटिव। बिटवीन माइनस वन टू वन अगर जीरो डालते हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव, तो नेगेटिव। माइनस वन से पहले नेगेटिव, तो दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव मिला करके पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमें चाहिए बच्चे पॉजिटिव वाला रीजन, तो माइनस वन से पहले और इधर वन के बाद में चलेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे। कंबाइनिंग तो हमें क्या मिलेगा, कंबाइनिंग दोनों को एक ही नंबर लाइन पे बनाएंगे, तो दिस इज माइनस रूट थ्री माइनस वन वन रूट थ्री। तो एक ने कहा कि माइनस रूट थ्री से रूट थ्री, एक ने कहा माइनस वन से पहले और वन के बाद। देखो हमेशा मेरा पसंदीदा दो कलर है येलो और ब्लू, क्योंकि इससे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। अब दूसरा कलर लेते हैं बच्चे, कौन सा, ब्लू। ब्लू वाला ये है, तो कॉमन कौन सा हो गया, माइनस रूट थ्री से माइनस वन और वन से रूट थ्री। सो एक्स बिलोंग्स टू, इसमें इज इक्वल टू था क्या, हाँ इज इक्वल टू था, तो क्लोज्ड ब्रैकेट ले लेंगे बच्चे, माइनस रूट थ्री से माइनस वन यूनियन वन से रूट थ्री हो गया। तो दूसरा मेथड भी यही था, फर्स्ट वाले मेथड में स्क्वायर करके और फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई करके बनाना, वो भी हमें आता है। तो चलो जितना पढ़ लिया इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। लाइक 2018 का एक क्वेश्चन है, 2018 का, फाइंड एक्स सच दैट y इज इक्वल टू
-4 -2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। क्या यही क्वेश्चन है या कुछ गलत है क्वेश्चन में? एक मिनट रुक जाओ। ओके यही है। तो यहाँ पर दे रखा है y इज इक्वल टू -4 -2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो यहाँ देखो मॉडुलस में है -4 -2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो इसको हम लोग दो पार्ट में खोलेंगे बच्चे, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो एक बार तो पूरे ब्रैकेट के साथ प्लस लगा करके ग्रेटर देन इक्वल टू -2 किया, और एक बार पूरे के साथ लगा करके क्या, माइनस। तो -4 -2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, मतलब पूरे ब्रैकेट पे पॉजिटिव और पूरे ब्रैकेट पे एक बार नेगेटिव। इधर आ गया -2x को उधर लेते जाएंगे तो 2x इज लेस देन इक्वल टू साइड में चला जाएगा और -2 इधर आ जाएगा, तो +2 तो -2 आ जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा, +4 +2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। सो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया, -2 और -4 -6। ठीक है, +4 -4 था या +4 था? अच्छा ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। और यहाँ पर करेंगे बच्चे तो 2x इज लेस देन इक्वल टू, x इज लेस देन इक्वल टू -1। तो -3 से बड़ा और -1 से छोटा, तो हम क्या लिख देंगे, x इज बिलोंगिंग टू -3 से -1। हो गया, जो भी 2-3 नंबर में मिलना होगा मिल जाएगा इस पे। अब बताओ इजी है या नहीं, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन चैप्टर 1 से ही पूछा गया है। ठीक है, अनसीन क्वेश्चन जरूर होता है, बट ऐसा नहीं होता कि आईआईटी से भी टफ कर दे या बहुत टफ पेपर बना दे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अनसीन में ये भी है कि थोड़ा एवरेज टाइप का ही क्वेश्चन डालते हैं ताकि बच्चे इसको ट्राई कर पाए। ठीक है, लेकिन पढ़ते वक्त बहुत ही केयरफुली एक एक चीज़ों को पढ़ना है। अब देखो 2017 का समझ में आ गया ना, 2018 वाला क्वेश्चन, तो 2017 का देखो। दो हजार सत्रह में दे रखा है 3 टू द पावर x -27 का क्यूब प्लस 18 3 टू द पावर x -27 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इसमें हमें x निकालना है। तो देखो जरा, x निकालना है, लेकिन x जो है वो सिंपल फॉर्म में नहीं है, वो 3 टू द पावर x के फॉर्म में है। तो लेट हम लोग कर लेंगे y इज इक्वल टू 3 टू द पावर x, क्योंकि वो सिंपल x नहीं है, वो x एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। वैसे ये चैप्टर 8 के बाद आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, लेकिन यहाँ भी कोई मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन देख के आपको क्या लगता है, आप चैप्टर 1 पढ़े रहोगे तो आपको लगेगा चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, लेकिन बेसिकली ये चैप्टर 8 का है। लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि हम अब पेशेंस रख के चैप्टर 8 खत्म होने का वेट करें, बहुत ईजी है, अभी भी कर सकते हैं। y इज इक्वल टू 3 टू द पावर x डाल दिया, तो y -27 का क्यूब आ गया बच्चे, प्लस 18 y -27 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, y -27 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो एक y -27 है यहाँ पर और एक 18 यहाँ पर है, इज इक्वल टू 0। तो इधर आ गया y -27 का होल स्क्वायर, इधर क्या आ गया, y -9 इज इक्वल टू 0। तो देखना जरा y इज इक्वल टू 27 आएगा या फिर क्या आएगा, y इज इक्वल टू 9। ये सब ने पढ़ रखा है कि अगर दो फैक्टर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो इंडिविजुअली सब अलग अलग क्या हम 0 से इक्वेट कर सकते हैं। तो या तो y इज इक्वल टू 27 होगा या फिर y इज इक्वल टू 9 होगा, लेकिन हमें तो x चाहिए, y पे हम कहाँ आकर के रुक गए, तो फिर हम पुट करेंगे 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 27, यहाँ पर 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 9। इधर बेस 3 है और इधर बेस 27 है, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, तो इसको भी सेम बेस पे लेते जाएंगे, इसको भी बच्चे सेम बेस पे लेते जाएंगे। अब अगर बेस सेम है तो पावर भी आपस में क्या हो जाएगा, सेम। यानी या तो x3 होगा या फिर x2 होगा, या तो x3 होगा या फिर बच्चे x क्या होगा हमारा 2 होगा। तो ये था 2017 का क्वेश्चन 2 या फिर 3।
यस आकाश, आज बहुत लेट कर दिए ज्वाइन करने में। यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोगों ने अभी वही लास्ट क्लास का क्वेश्चन किया था, थोड़ा जल्दी जल्दी रिकैप दे देते हैं। अनदर मेथड से किया था एक्स स्क्वायर माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू वन। आवाज आ रही है ना आकाश? स्क्रीन शेयर हो रहा है, आवाज आ रही है आकाश? यहाँ देखो, he has written something in the chat, yes मैम, ओके। यहाँ देखो जल्दी, एक्स स्क्वायर माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू वन किया। एक बार इसी चीज को पॉजिटिव वे में लिखेंगे और एक बार नेगेटिव लगा करके लिखेंगे। पॉजिटिव वे में बच्चे लिखा, फिर वन को इधर लेते आए तो ये हो गया माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो। इसमें माइनस लगा करके लिख दिया, पूरा सॉल्व किया नंबर लाइन पे, इधर ये मिला इधर ये मिला, फिर कंबाइन करके देखा तो कंबाइन करके ये वाला मिल गया। आ जाएगा समझ में जब आप वीडियो देखोगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद ये था 2018 का क्वेश्चन। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि हर साल 2-3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। 4 का भी हो सकता है, मैक्सिमम 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ऐसे 2 मार्क्स से 4 मार्क्स के बीच में वेरी करता है। y इज इक्वल टू माइनस फोर माइनस टू एक्स, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू है तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। फिर वही बात, अंदर वाली चीज़ को एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव लगा करके लिखेंगे। फिर सॉल्व करते गए, 2x से लेकर के पूरा x तक आ गए तो x इज लेस देन इक्वल टू माइनस वन, और यहाँ पर इस साइड क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री। तो हो गया माइनस थ्री से कहाँ तक, माइनस वन तक। फिर 2017 का जो क्वेश्चन था उसमें है थ्री टू द पावर एक्स माइनस ट्वेंटी सेवन का क्यूब, थ्री टू द पावर एक्स माइनस ट्वेंटी सेवन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 18 इज इक्वल टू जीरो। तो हमने बच्चे इसमें x को सॉल्व करना है, तो x इतना आसानी से अलग नहीं है, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसलिए थ्री टू द पावर एक्स को हम लोग क्या मान लेंगे, y। तो ये देखो ना, ये जो था थ्री टू द पावर एक्स, इसकी जगह y पुट कर दिया, यहाँ पर भी y पुट कर दिया। अब दोनों में जब पावर देखो ना, थ्री और स्क्वायर है तो कॉमन लेने में आसानी है, तो y माइनस ट्वेंटी सेवन का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, बच गया y माइनस ट्वेंटी सेवन और प्लस एटीन इज इक्वल टू जीरो। y माइनस ट्वेंटी सेवन का होल स्क्वायर और y माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो। अब देखो, आपने बचपन में पढ़ा हुआ है ना कि अगर a इंटू बी ज़ीरो है तो या तो a ज़ीरो होगा या फिर b ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर भी दो फैक्टर है, या तो ये या फिर ये, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर ज़ीरो है तो या तो y इजक्वल टू ट्वेंटी सेवन हो गया या y इजक्वल टू नाइन हो गया। लेकिन हम तो भटक भटक के कहाँ पे रह गए, y पे रह गए, हमें तो x तक जाना है। y की वैल्यू थ्री टू द पावर x डाली 27, इधर y की वैल्यू थ्री टू द पावर x डाली 9, तो थ्री टू द पावर x इजक्वल टू थ्री क्यूब, थ्री टू द पावर x इजक्वल टू थ्री स्क्वायर। बेस सेम करके ही कंपेयर कर सकते हैं ना, तभी तो पावर मिलेगा। तो x इजक्वल टू क्या मिल गया, थ्री, और इधर x इजक्वल टू टू। तो इन इक्वेलिटी और मॉडुलस का मिक्स करके कैसा क्वेश्चन हो सकता है, अब आपको आइडिया लग गया है। x फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन एग्जाम में हो सकते हैं। तो ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन है जो कि इनइक्वलिटीज में करवाया जाता है। इनइक्वलिटीज में किसी भी चीज को बड़ा प्रूव करने का, टू प्रूव इनइक्वलिटी, टू प्रूव बिगर और स्मॉलर, कैसे प्रूव करते हैं। अगर कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हमें पता लगाना है कि ये इससे बड़ा है या नहीं, या LHS इज ग्रेटर देन RHS, अगर ऐसा कुछ प्रूव करने को आ जाए, इज इक्वल टू तो प्रूव करने हमें आता है, LHS को सिंप्लीफाई करो, RHS को सिंप्लीफाई करो, दोनों सेम आ गए तो हो गया इक्वल। लेकिन लेस देन और ग्रेटर देन कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ ध्यान दो। स्टैटिस्टिक्स तो सब पढ़ के आ रखे हो, AM GM तो पता ही होगा, HM आपने नहीं पढ़ा था। 11th की बात करें तो AM और GM, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है लेट A and B be two positive numbers, let A and B be two positive numbers, prove that कि इन दोनों नंबर्स के लिए AM यानी अरिथमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। हार्मोनिक मीन आपके लिए बहुत ही नया टॉपिक होगा, तो सब कुछ बताते हैं आपको। ये हार्मोनिक सीरीज जो है ना, ये 2001 में ही हट गया था सिलेबस में, सिर्फ अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आपके कोर्स में था, इसलिए आपने AP और GP पढ़ा होगा 11th में, HP नहीं पढ़ा होगा। लेकिन जिन बच्चों ने इंजीनियरिंग वगैरह के लिए प्रिपरेशन किया होगा, बीटेक वगैरह के लिए, उन लोगों ने HP भी पढ़ा होगा।
कोई बात नहीं, यहाँ तो मुझे पढ़ाना ही है एचपी, आपको चैप्टर 6 में हम लोग फिर से डिटेल में पढ़ाएंगे हार्मोनिक सीरीज। तो यहाँ देखो, सबसे पहले आप लोग तैयार हो, क्योंकि हम एम और जीएम का फॉर्मूला आप दोनों से पूछने वाले हैं। लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव नंबर्स, टू पॉजिटिव नंबर्स। तो आकाश, जरा आप बताना कि एम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। और आकाश के साथ है अरजीत। अ- अरजीत, आपको जीएम का फॉर्मूला बताना है। यस आकाश, एम का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस बी अपॉन टू। ये पढ़ रखा है आपने, एम के लिए दोनों का सम करके और बाई टू कर दो। और अरजीत, जीएम का फॉर्मूला क्या होगा 2 नंबर का? मैम जीएम का फॉर्मूला होगा ए इंटू बी बाई टू। नहीं, रूट अंडर ए बी। पढ़ा नहीं था कि अगर ए बी सी अगर जीपी में है तो रेशियो देखो ना, बी बाई ए विल बी इक्वल टू सी बाई बी। फिर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो बी इज इक्वल टू रूट अंडर ए सी। यानी एंड पॉइंट वाले को प्रोडक्ट करके रूट कर लेते हैं तो बीच वाला टर्म आ जाता है जो कि उनका मीन होता है। तो ज्योमेट्रिक मीन आज के बाद से याद रखना, दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लेते हैं। और हार्मोनिक मीन आपको बता दें, क्योंकि ये आपको पढ़ना नहीं है इसलिए, 2 इंटू ए बी अपॉन ए प्लस बी, बस रट्टा मार लो इसको। चैप्टर 6 में बताएंगे कि कैसे बनता है ये फॉर्मूला, ठीक है? अभी बस याद कर लेना है आपको। हमें देखो ये चीज प्रूव करनी है, तो किसको अभी किससे बड़ा प्रूव करना है? एएम और जीएम को अभी लेते हैं पेयर में। तो लेट एएम माइनस जीएम, इसको लेकर के स्टार्ट करते हैं। तो एएम की वैल्यू है बच्चे ए प्लस बी बाई टू, माइनस जीएम आ गया रूट अंडर ए बी। अब देखो जरा, नीचे में 2 आ गया कॉमन। ए को क्या लिख सकते हैं? रूट ए का होल स्क्वायर। बी को क्या लिख सकते हैं? रूट बी का होल स्क्वायर। और ये 2 पर जाएगा ना एलसीएम में, तो -2। और एक चीज मुझे बताओ कि रूट 6 को हम रूट 2 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं ना? ये सबको पता है कि रूट के अंदर में प्रोडक्ट जो है वो कंबाइन हो सकता है, टूट भी सकता है। तो ये जो रूट ए बी है, अभी मुझे तोड़ना ज्यादा फायदेमंद लग रहा है तो मैंने इसको तोड़ दिया 2 रूट में। अब अगर आप रूट ए को x और रूट बी को y मान लो, तो देखो ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -2x इंटू वाई। ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब मुझे बताओ कि कभी भी होल स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाता है। तो किस चीज को लेकर के चले और कहाँ तक पहुंचे? लेकर के तो हम लोग चले थे ए एम माइनस जी एम, और पहुंच गए बच्चे ए एम माइनस जी एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज कि ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। इस तरीके से हम किसी भी चीज को बड़ा प्रूव करते हैं, ठीक है? तो जिसको बड़ा प्रूव करना है ना, बड़े में से छोटे को माइनस करके फंक्शन लो, और उसको कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करके, थोड़ा सा दिमाग लगा करके, और उसको पॉजिटिव, लास्ट में पॉजिटिव क्वांटिटी दिखला दो। जैसे ये आ रहा था पॉजिटिव, न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव क्या हो जाता है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। ठीक है बच्चे? लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, एच एम कहाँ आया? तो एच एम के लिए अब हम कंसीडर करेंगे जी एम माइनस एच एम। जी एम माइनस एच एम क्या हो जाएगा बच्चे? रूट अंडर ए बी -2ab अपॉन ए प्लस बी। यहाँ पर रूट ए बी को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 -2 रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब देखना जरा, रूट ए बी तो है ही, ए प्लस बी ऊपर चला गया, और -2 रूट ए इंटू रूट बी, और ए प्लस बी को मैंने बाहर ले लिया। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट? ठीक है, फिर से ये पहले जैसा ही आ गया। रूट ए बी बाहर में, ए प्लस बी बाहर में, लेकिन अंदर में हम ए को लिख सकते हैं रूट ए का होल स्क्वायर, बी को लिख सकते हैं रूट बी का होल स्क्वायर, -2 रूट ए इंटू रूट बी। Again we are getting like x square y square -2 into x into y. So what we can write here? This is a plus b,
and this will become root a minus root b का whole square. Now अब हमें deciding criteria को discuss करना है. तो see that this is whole square, तो ये हमेशा ही positive होगा. a और b हम लोगों को कैसा नंबर दिया गया है? a and b are given to be positive, इसलिए ये पॉजिटिव तो डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव और रूट अंडर वाला भी पॉजिटिव. मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि अगर रूट अंडर पॉजिटिव है लाइक +25 है तो हम बाहर में 5 लेंगे. ठीक है, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तो लाइक दिस वे, अगर 5 इंटू 5 है तो हम बाहर में 5 लेते हैं, लेकिन अगर -5 इंटू -5 है तो बाहर में बच्चे हम क्या लेते हैं? -5. तो अंदर में दोनों पॉजिटिव हैं, ए और बी पॉजिटिव हैं, तो दिस विल बी पॉजिटिव. इसका रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा. तो हम लिखेंगे सिंस ए एंड बी आर पॉजिटिव, since a and b are positive, so root under ab is positive, a plus b is positive, root under a minus root under b whole square is positive, so gm minus hm भी क्या आ गया? Positive, greater than equal to 0. तो which implies gm is greater than equal to hm. Let it be second condition. First condition कहाँ था हमारा? ये था, am is greater than equal to gm. और सेकेंड कंडीशन में क्या आया बच्चे? gm is greater than equal to hm. देख रहे हो? दिखा आप लोगों को फर्स्ट कंडीशन am is greater than equal to gm, और सेकेंड कंडीशन में है gm is greater than equal to hm. जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो आप बताओ कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? ये देखो, hm से बड़ा gm और gm से बड़ा क्या? am. तो am सबसे बड़ा, फिर gm और फिर hm. ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया. तो अब आपको ये सिर्फ ये नहीं रट्टा मानना कि इनइक्वालिटी में एक क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को बस रटे जा रहे हैं, am gm hm वाला आ गया तो करेंगे, कुछ और आ गया तो नहीं करेंगे. ऐसी बात नहीं है. इसके पीछे का लॉजिक आपको समझना है कि कैसे हम डिफरेंस वाले फंक्शन से स्टार्ट करते हैं और कैसे हम वहां तक पहुंचते हैं. ये लॉजिक एक बार फिर से हम चैप्टर 7 में बताएंगे जब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करेंगे. ठीक है, तो ये था इतना इनइक्वालिटीज में. इनइक्वालिटीज तो हो गया. अब है इंटरवल्स. इंटरवल्स में बच्चे बताना, ये a to b सबका मतलब आपको पता है. फर्स्ट ये हो गया, फिर हो गया a b पे ओपन, फिर a पे ओपन b पे क्लोज्ड, इनको सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड कहते हैं, फिर दोनों साइड ओपन, फिर -∞ टू b, फिर a टू इन्फिनिटी और -∞ टू +∞. देखो जरा बच्चे, फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है? इसको हम कहते हैं क्लोज्ड, बोथ साइड क्लोज्ड इंटरवल. यानी x जो है वो a को लेते हुए a और b के बीच में भी है और a और b दोनों बाउंड्री पॉइंट्स को भी ले रहा है. यानी सभी वैल्यूज एक्सेप्टेबल होंगे इंक्लूडिंग द एक्सट्रीम पॉइंट्स a एंड b. इसको हम लोग कहते हैं सेमी ओपन या हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड भी कहते हैं. इसमें बच्चे a तो इंक्लूडेड है लेकिन b तक नहीं पहुंच पा रहे हम लोग. यहाँ पर भी सेमी ओपन है बच्चे, तो यहाँ पर हो गया x इज ग्रेटर देन a लेस देन इक्वल टू b. यहाँ पर बोथ साइड ओपन, तो x जो है वो a और b के बीच में होगा एक्सक्लूडिंग द एंड पॉइंट्स. एंड पॉइंट्स उसमें नहीं आएगा, तो स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं. कभी कभी हम लोग ऐसे भी यूज करते हैं a b. इसका भी मतलब क्या होता है? ओपन. आपने पढ़ा होगा रॉल्स थ्योरम, लैग्रेंजेस थ्योरम, क्लास 12 में सब में बताया गया होगा आपको ये सारी बातें. यहाँ फिर से हमें पढ़ना है रॉल्स थ्योरम, लैग्रेंजेस थ्योरम. यहाँ देखो, अब -∞ हमेशा ओपन में ही डाला जाएगा, बिकॉज -∞ और इन्फिनिटी दो ऐसे नंबर हैं जिनका आज तक किसी को पता ही नहीं कि क्या वैल्यू है. तो हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं? अचीव तो नहीं कर सकते ना, कभी भी ये पॉइंट तो हमारे हाथ में आएगा नहीं. तो -∞ हो या इन्फिनिटी हो, हमेशा हम इनको ओपन में ही पुट करेंगे.
तो यहाँ हो गया x इज लेस देन इक्वल टू b, यहाँ पर हो गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, और यहाँ हो गया x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। ठीक है, तो ये सब समझ में आ गया बच्चे। तो कब कैसा इंटरवल हमें पुट करना है ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इन लैंग्वेज के बजाय बजाय अगर आप इंटरवल को पुट करना चाहते हो तो इंटरवल भी डाल सकते हो। क्लियर बच्चे? इंटरवल में इंटरवल का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है, वही जो एक्स हम लोग निकाल रहे हैं चैप्टर 1 में और चैप्टर 2 में जो हम लोगों ने डोमेन और रेंज निकाला है, इन्हीं सब जगह पे बस हम लोग इंटरवल यूज करते हैं। फिर 7 और 9 में इंक्रीजिंग का इंटरवल होगा, 9 में मैक्सिमा मिनिमा कॉनकेव कॉन्वेक्स इन सब का इंटरवल होगा, तो वहां हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक करा दिया। अब इसके बाद से है सेट थ्योरी भी हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें? सेट थ्योरी भी पढ़ना है, और रिलेशन उसके बाद से चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर कुछ क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। सेट थ्योरी, सेट थ्योरी का आइडिया तो आपको है, मतलब यहाँ जितना पढ़ाया जाएगा इससे ज़्यादा आप पढ़ के आ चुके हो पहले से, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज बस हम लोग करवाएंगे। सेट के बारे में किसी को पता है? व्हाट इज अ सेट अगर पूछे तो क्या बताओगे सेट के बारे में? कोई डिफाइन करो, ट्राई करो। नहीं पता सेट की डेफिनेशन किसी को? कुछ भी अपनी मर्जी से। चलो यहाँ देखो कल। elements, a combination of elements in a particular interval. ठीक है, कॉम्बिनेशन हम लोग वर्ड नहीं यूज करते, कलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कलेक्शन। कलेक्शन, इस कॉम्बिनेशन का मतलब कुछ और हो जाता है कि उनको प्लस माइनस कुछ ऐसे कर रहे हैं, तो कलेक्शन कलेक्ट करके रखते हैं ना, इसलिए कलेक्शन बोला जाता है। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स मतलब वेल डिफाइंड तो बोलना बहुत जरूरी है, ताकि सबको पता लग जाए कि मैंने सेट के अंदर में क्या डाला है। एक और वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, ऑफ सिमिलर नेचर। अगर आपने सिमिलर नहीं बोला तो फिर गलत हो जाएगा आपका डेफिनेशन। सिमिलर किस लिए? तो देखो जरा एग्जाम्पल, अगर सेट ए में मैंने अल्फाबेट डाले हैं तो सब अल्फाबेट ही होंगे। अब इसमें कोई नंबर नहीं आ जाएगा बीच में। ध्यान दो, बड़ी छोटी बात बता रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपने इस पे ध्यान नहीं दिया होगा 11th क्लास में, कि अगर एक टाइप की चीज आ रही है तो सारी चीजें उसी नेचर का होगा, अलग नहीं होगा। यानी बी में अगर हम रिवर के नेम का सेट ले रहे हैं तो गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, मतलब यही सब होंगे। कृष्णा, कावेरी, मतलब रिवर के ही नेम होंगे। अगर बच्चों का नाम रखा है क्लास के बच्चों का तो सभी बच्चों के ही नाम होंगे, मतलब कुछ और नहीं आ जाएगा। ये हो गया सेट का मतलब। सेट के बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। सेट को कितने तरीके से लिख सकते हैं? सेट को कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी को पता है? क्वेश्चन तो हम बच्चे पूछते हैं, क्वेश्चन हम इसलिए पूछते हैं ताकि बच्चे थोड़े वोकल बने, उनका डर खत्म हो। गलत सही जो आता है बोलो, यहाँ तो कुछ होना नहीं है ना, किसी को पता लगना है कि किसने जवाब दिया और क्या। बस मुझे पता रहेगा कि टोन से अब थोड़े दिन में आइडिया हो जाएगा, एक दो क्लास बाद की किसकी आवाज कौन सी है। बताओ जल्दी। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट दो तरीके से होता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में बच्चे हम सीधा फाइनल आंसर लिखते हैं, फाइनल आंसर। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम आंसर लिख देते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, मतलब इससे सिंपल नहीं बना सकते, और कोई लैंग्वेज में या डिसगाइज फॉर्म में, छुपे हुए फॉर्म में या स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं लिखते हैं। यहाँ क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म में? स्टेटमेंट होता है जिसका फिर फर्दर भी हम सॉल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हैं। स्टेटमेंट और लैंग्वेज इन डिसगाइज फॉर्म, लैंग्वेज इन डिसगाइज फॉर्म मतलब यहाँ पे थोड़ा सा हमें दिमाग अप्लाई करना होगा। एक एग्जाम्पल ले लो,
अगर मैंने ए में रख दिया 1 2 3 से लेकर के 10, अब इससे ज़्यादा कोई इसको सॉल्व कर सकता है क्या? नहीं, यही हो गया। लेकिन इधर अगर मैंने दे दिया a इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, x सच दैट, कैसे लिखते थे कि x, a के अंदर x एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कभी y हो सकता है, कभी t हो सकता है, कभी u, कभी v, कुछ भी हो सकता है। अभी हम लोग x से सबका पोजीशन का बता रहे हैं, तो a में x एलिमेंट आ रहे हैं सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन, सॉरी क्या लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू 10। तो जो बच्चा दिमाग लगाएगा अरे एक्स नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 ऐसे 100 तक जाएंगे, आगे भी जाएंगे, लेकिन नहीं, इन्होंने तो 10 तक ही कहा है, तो हम 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे ये तो इसी सेट से मैच कर रहा है। तो ये एक ही सेट को हमने दो तरीके से लिखा, एक है आपका लैंग्वेज वाला और एक है क्या, रोस्टर फॉर्म। समझ में आ गया बच्चे? तो किसी भी फॉर्म में लिखा हुआ हो सकता है। अब यहाँ जो मैंने अभी कैपिटल एन यूज कर दिया, इसी के लिए लास्ट क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ाया था, कभी रियल नंबर होगा, कभी आर लेटर आ जाएगा, कभी जेड आ जाएगा, कभी डब्ल्यू आ जाएगा, कभी क्यू आ जाएगा, कभी आर प्लस, कभी आर माइनस, कभी जेड प्लस, कभी जेड माइनस, तो सबका मतलब आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद से है बच्चे टाइप्स ऑफ सेट्स। वैसे तो आप पहले पढ़ रखे हो, फटाफट जवाब देते जाना। पहला नल सेट, नल सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बस इतना ही बता दो, कोई एक पर्टिकुलर सिंबल। हाँ, एम्प्टी सेट। नल सेट और एम्प्टी सेट का मतलब जिस सेट के अंदर कुछ ना आ सके, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे 5 से, मतलब नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं होता। अब जैसे मैंने कहा कि एक ऐसा सेट बना लो जिसमें ऐसे पीपल को डालो जिनका हाइट एफिल टावर से ज़्यादा है, क्या आप बना पाओगे? कोई ऐसा इंसान ही नहीं है। मैंने कहा a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। क्या ऐसा कोई नंबर है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा? नहीं। तो इसलिए ये सेट क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? तो जिसका कुछ सॉल्यूशन ना निकल करके आए, जिसका कोई एलिमेंट ढूंढने से भी नहीं मिले, उसको नल सेट और एम्प्टी सेट कहते हैं। दूसरा है जीरो सेट। कई बार बच्चे नल सेट से जीरो सेट को कंपेयर कर जाते हैं, लेकिन ये अलग चीज है जिसमें जीरो आएगा। कहोगे मैम कैसे? तो ये लो, अगर मैंने कहा a इज कंटेनिंग x सच दैट x इज नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव, होने गया प्रॉब्लम सॉल्व। नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव बोथ। लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था, नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो नॉन नेगेटिव, लेस देन इक्वल टू जीरो तो नॉन पॉजिटिव, दोनों का कॉमन वैल्यू क्या है, जीरो। तो ए में क्या आ जाएगा बताओ बच्चे, जीरो। फिर एक दूसरा सेट बोलते हैं x सच दैट x इज अ होल नंबर, या ऐसे लिख देते हैं x बिलोंग्स टू होल नंबर बट x डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब एक ऐसा होल नंबर बताओ जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, तो भी बच्चे आपकी वैल्यू क्या निकल करके आएगी, जीरो ही आएगी। तो जीरो सेट में अब आप समझ चुके हो कि क्या आएगा, या डिफरेंस बिटवीन द टू सेम वैल्यूज तो भी जीरो आएगा। मतलब जिसका भी आंसर जीरो आ सकता है, सिर्फ जीरो, तभी हम उसको जीरो सेट कहेंगे। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट क्या है, यूनिवर्सल सेट। देखो एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई एक सेट यूनिवर्सल हो सकता है, ठीक है। जैसे फॉर नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट मतलब सबसे बड़ा सेट, मतलब बिगेस्ट सेट, जो फॉर द टाइमिंग जितने सेट है सबको कंटेन करता हो, बिगेस्ट सेट। लाइक कैन यू टेल मी व्हाट इज यूनिवर्सल सेट फॉर, यूनिवर्सल सेट फॉर नेचुरल नंबर, होल नंबर, जेड, रैशनल, इरेशनल, व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? रियल नंबर। मतलब ऐसा सेट जिसमें सब ढूंढने से मिल जाए, नेचुरल नंबर भी उसके अंदर मिलता हो, होल नंबर भी उसके अंदर मिलता हो, जेड, क्यू, इरेशनल सब मिलते हैं, तो सब किसके अंदर मिलते हैं, रियल नंबर के अंदर। तो जब हम नंबर सिस्टम में बात करेंगे तो रियल नंबर इज यूनिवर्सल सेट।
ठीक है बच्चे। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे अभी अगर मैंने ए में डाल दिया 1 2 3 से लेकर के 10 तक, बी में डाल दिया 1 3 5 7, सी में डाल दिया 2 4 6 8 10, तो इसमें बता सकते हो यूनिवर्सल सेट कौन है? है ए इज द यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ये सबको कंटेन करता है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि हमें क्या क्या सेट दिया हुआ है, उसमें से हम अपना ब्रेन अप्लाई करके समझ बूझ करके जवाब देते हैं कि इसमें से यूनिवर्सल सेट कौन सा है। या फिर कभी कभी लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो, लैंग्वेज में कहीं छुपा करके लिख देगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो रियल नंबर ही हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है बच्चे। उसके बाद से है सबसेट। सबसेट सबसेट तो बच्चे आपको पता है कि सेट कंटेनिंग अ फ्यू एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट, सेट कंटेनिंग a few elements of the universal set. A few elements of the universal set is called subset. As for example, आप लोग पहले भी पढ़ रखे होंगे, अगर मैंने A में 1 2 3 लिया है तो सबसेट्स ऑफ A क्या क्या आ जाएगा बता सकते हो? एक फाई तो आता ही है बच्चे। फाई को हम हर सेट का क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं। मतलब ये यूनिवर्सल सबसेट है, सबके साथ लग सकता है फाई। अब मेरा मन करेगा तो मेरे पास ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3, यानी सिंगल सिंगल एलिमेंट, तो 1 2 3। अब मेरा मन करेगा तो हम दो दो एलिमेंट ले लेंगे बच्चे। नाउ सी, तो हर सेट का सबसेट जो होता है वो फाई तो होता ही होता है। अब मेरा मन करेगा तो हम सिंगल सिंगल एलिमेंट लेकर के बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, बना दिया। अब दो दो भी तो ले सकते हैं, तो 1 2 बना दिया, 1 3 बना दिया, 2 3 बना दिया, सब ने किया हुआ है पहले। और 1 2 3 भी ले सकते हैं बच्चे। तो सबसेट्स ऑफ ए इतना आ गया। कितने हो गए काउंटिंग में देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको पता है ना, नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला भी होता है 2 to the power n, where n is what? Cardinality of the set, where n is number of elements of set। तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स थे? 1 2 3, तीन थे। इसलिए यहां पर जब हम 2 का क्यूब करेंगे तो 8 एलिमेंट्स आएगा बच्चे। ठीक है, ये 2 हमेशा फिक्स होता है, बस n चेंज होता है सेट के हिसाब से, जितने एलिमेंट होंगे उतना ही n डालेंगे, तो ये 2 to the power n आ जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे पूछें नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो किसी को पता है क्या होगा? किसी को प्रॉपर सबसेट के बारे में पता है? 2 raised to power n minus 1। हाँ, कौन बोला ये? आकाश? अर्जित। अर्जित। हाँ ठीक है, 2 to the power n माइनस 1, क्योंकि वो सेट खुद नहीं आता, प्रॉपर में छोटा होना चाहिए। जैसे ये जो है ना, बस ये नहीं आएगा प्रॉपर में। तो अब बच जाएंगे कितने? 7 बच जाएंगे। इसलिए 2 to the power n और माइनस 1 हमेशा, एक माइनस 1 फिक्स है, ये हमेशा एक ही माइनस करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का भी फॉर्मूला पता लग गया। अब है, नेक्स्ट है पावर सेट। कितने नंबर पे पहुंच चुके हैं हम लोग? फोर्थ। फिफ्थ में है पावर सेट। तो पावर सेट में होता है बच्चे, इसको हम लोग P और A से रिप्रेजेंट करते हैं। PA is the set of all subsets, is the set of all subsets। यानी अगर A में हमारे पास है बच्चे 1 2 3, तो पता है इसका PA क्या बनेगा? एक सेट का खुला छोड़ दो, फिर जितने भी सबसेट बनाए थे ना अभी, सबको लिख दो 1 2 3, फिर दो दो को लिख दो 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, और सेट को हमेशा करली ब्रेसेस में लिखते हैं, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 1 2 3, देखो, तो ये सारे सेट को भी मैंने एक सेट में बंद कर दिया। ये पेयर ऑफ ब्रैकेट देख रहे हो,
तो ये हो गया पूरा पावर सेट। अब अगर कोई पूछे कि n ऑफ pa का क्या फॉर्मूला होगा, तो आपको पता है 2 टू द पावर n ही होगा। जितने सबसेट होंगे उतना ही एलिमेंट होगा ना पावर सेट के अंदर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो ऑब्जेक्टिव वगैरह में हो जाता है, क्योंकि जब बच्चे इको ऑनर्स कर रहे होते हैं ना एमएमई, तो चाहे बीबीई के बच्चे हों चाहे इको ऑनर्स के बच्चे हों, आगे चल करके वो डी स्कूल की तरफ अपने आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। डी स्कूल से एमए करना उनका काफ़ी ज़्यादा, एमए इन इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा ड्रीम हो जाता है। तो उसके लिए ना आपको एंट्रेंस देना पड़ता है। एमए इन इकोनॉमिक्स के एंट्रेंस में, उसमें आईआईटी वगैरह पूरे इंडिया से सभी बच्चे उसमें ट्राई करते हैं, और उसमें दो टाइप के एग्जाम होते हैं, एक मैथमेटिक्स मेजर वाले और एक मैथमेटिक्स माइनर वाले। मतलब जो बच्चे मैथमेटिकल बैकग्राउंड से आए हैं उनको ज़्यादा टफ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और इजी इजी माइक्रो मैक्रो पूछा जाएगा, और जो बच्चे इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से आए हैं उनसे माइक्रो मैक्रो का स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, और मैथ्स थोड़ा सा इजी लेवल का होगा। दो टाइप के पेपर तैयार होते हैं। तो उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे पैकेजेस में मिलते हैं ना, जो बच्चा उसमें पढ़ता है प्लेसमेंट उसकी काफ़ी अच्छी, इसलिए बच्चे अपने आप अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। और जो पहले के ज़माने में ग्रेजुएट का वैल्यू था ना, आज वो एमए का हो गया। मास्टर्स नहीं करोगे तो उतनी ज़्यादा इज्जत की नज़र से आपको कोई नहीं देखता। पहले लोग ग्रेजुएट में ही, आपके पापा के ज़माने में ग्रेजुएट है हो गया जॉब लग गई, एमए नहीं किया कोई बात नहीं चलता है। लेकिन आज सब पूछते हैं अरे मास्टर नहीं किया, अभी ग्रेजुएशन ही किया है। मास्टर्स भी कर लेता है, 1 ही 2 साल तो लगते हैं। तो सब करते हैं। तो बच्चे आप कहीं भी मास्टर्स के लिए जाओगे इकोनॉमिक्स में, आपको एंट्रेंस देना ही पड़ेगा, कहीं भी बिना एंट्रेंस का नहीं होगा। और एंट्रेंस में तब आपको मेरी याद आएगी, क्योंकि यही मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हर जगह पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव होते हैं ज़्यादातर। तो छोटी छोटी बातें जो है ना अभी से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि सेकंड और थर्ड ईयर में तो आप मैथ्स पढ़ोगे नहीं। फिर जाकर के उस टाइम ट्यूशन लगाओगे क्या? अभी से पढ़े रहोगे तो खुद ही तैयारी हो जाएगी, ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो ये हो गया पावर सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट इज 2 टू द पावर n। चलो अब इक्विवेलेंट सेट, नंबर कौन सा हो जाएगा? 6। इक्विवेलेंट सेट के बारे में पता है? जिनके एलिमेंट्स के नंबर तो सेम हो, भले ही एलिमेंट्स सेम ना हो। जैसे ए में डाल दिया 1 2 3, और बी में मैंने डाल दिया 7 8 9। तो ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट सेट हैं। ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। A and B are equivalent sets as number of A is equal to number of B, यानी cardinality of A is equal to cardinality of B। तो इक्विवेलेंट हो जाते हैं। और इक्वल में क्या होता है बच्चे? अंदर के एलिमेंट भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। यानी अगर मैंने A में डाल दिया 1 2 3 और B में डाल दिया कुछ ऐसे x such that x belongs to natural number एंड x इज लेस देन इक्वल टू 3, तो दोनों क्या है बताओ? a और b सेम है, तो बोथ आर इक्वल सेट्स। नेक्स्ट है बच्चे डिसजॉइंट सेट्स। डिस डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स। नाउ सी, डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है बच्चे कुछ भी कॉमन नहीं है। इस तरीके से a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। एग्जाम्पल a में मैंने ले लिया ऑड x सच दैट x इज एन ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर, और b में ले लिया y सच दैट y इज एन इवन इंटीजर। क्या दोनों में कुछ भी कॉमन होगा? नहीं होगा। तो ये दोनों क्या हो गए? डिसजॉइंट सेट। फिर उसके बाद से 9th में है, अच्छा 9th कुछ नहीं है, हो गया खत्म। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट तो आपको पता ही है, उसको छोड़ करके कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए और डैश से। ए डैश का मतलब होता है एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। यूनिवर्सल सेट में से ए को छांट दो, जो बच गया वही आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट में। ठीक है बच्चे। अब इसके बाद से हमें थोड़ा सा ऑपरेशंस भी रिवाइज करना है। वैसे तो आप लोग पढ़ के आ रखे हो। ऑपरेशंस ओवर सेट्स, जवाब आपको देना है, हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से देखो। मैंने ए सेट में दे दिया 1 2 3 4 5, बी में दे दिया 2 4 6 8 10,
और यूनिवर्सल सेट है पूरा 1 2 3 से लेकर के 4 से लेकर के कहाँ तक 10 तक। फर्स्ट पार्ट मैंने पूछा ए यूनियन बी, इसको क्या पढ़ते हैं बच्चे? यूनियन। क्या होगा ए यूनियन बी में? सबको आता है, फटाफट बताओ। मैम ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 पहले तो ए 6 का 8 10। हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 और जो कॉमन है उसको एक बार ही लिखते हैं। मतलब एलिमेंट्स में भी इधर फ्रॉम ए और फ्रॉम बी और फ्रॉम बोथ, दोनों जगह से भी आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 तो सब तो आ ही जाएंगे। और उधर से फिर जो कॉमन है जो लिख चुके हैं 2 4 तो लिख चुके हैं, तो फिर 6 8 10 आ जाएगा। दूसरा है बच्चे ए इंटरसेक्शन बी, इसको पढ़ते क्या है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन आता है तो डेट इज 2 एंड 4। फिर तीसरा है डिफरेंस ऑफ सेट्स ए माइनस बी। डिफरेंस ऑफ सेट में बच्चे हम लोग लिखते हैं जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, बी वाले एलिमेंट को निकाल दो। तो देखो ना कॉमन कौन सा है बी में, 2 4, इस दोनों को निकाल दो तो बचेगा क्या? 1 3 5। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 1 3 5। b माइनस ए 2 4 6 8 10। इसमें से अगर 2 और 4 को निकाल दो तो क्या बचेगा? 6 8 और 10। मतलब जो कॉमन है उसको छोड़ दो, एक्सक्लूसिवली खाली b का, जो प्राइवेटली b का ही एलिमेंट है, कहीं और नजर नहीं आने वाला, वही डिफरेंस में बच जाएगा। ठीक है, जो कॉमन होगा वो निकल जाएगा। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अगर मैंने ए का कॉम्प्लीमेंट बोला या फिर ए पे डैश बोला तो ये क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 से लेकर के 10 तक, तो 1 2 3 4 5 छोड़ देंगे तो 6 7 8 9 10 आ जाएगा। उसके बाद से ये इंपॉर्टेंट है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको बच्चे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए और ट्रायंगल बी से। ये पढ़ा है पहले? नहीं पढ़ा होगा। ट्रायंगल बी, इसको लिखते हैं बच्चे a माइनस बी और यूनियन b माइनस ए। मतलब कुछ वेन डायग्राम में अगर चलेंगे, वेन डायग्राम तो सबने पढ़ रखा है, ये है a, ये है b। वेन डायग्राम का यूज बच्चे हम लोग थर्ड सेम में काफी ज्यादा स्टैट्स में करेंगे, जब प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तब। a और b, a माइनस बी का मतलब होता है ये, और b माइनस ए का मतलब क्या है? ये। यूनियन का मतलब है यही दोनों चाहिए हमें। तो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए को आप सिमेट्रिक डिफरेंस को एक और तरीके से देख सकते हो, एक और फॉर्मूला अपना बना सकते हो। वो क्या है? a यूनियन b में से माइनस कर दो a इंटरसेक्शन b। ये दोनों चीज़ें सेम हैं, दिस एंड दिस। देखो ना, ये जो वाइट वाला पार्ट है जिसको भी मैंने ऐसे लाइन से शेड किया, इसी को निकाल दो अगर यूनियन में से, तो बच जाएगा ना येलो और ब्लू वाला पार्ट। तो ये भी हम कर सकते हैं। तो a यूनियन b कहाँ है बच्चे? ये रहा। इसमें से a इंटरसेक्शन b को निकाल देना है, यानी 2 और 4 को निकाल देना है, तो 1 3 5 6 8 10। तो आ जाएगा 1 3 5 6 8 10। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब अब आप समझ चुके हो। ठीक है, उसके बाद से थोड़ा सा हमें वेन डायग्राम के बारे में भी रिवाइज कर लेना है कि अगर 3 सेट हैं, सपोज करो ये A, ये B और ये C, अगर ये मैंने शेड किया तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? A B C। तो ये बच्चे रिप्रेजेंट करता है A यूनियन B यूनियन C। अगर वेन डायग्राम में अगर खाली ये वाला रीजन देखा, तो ये तो तीनों का कॉमन पार्ट है ना, A B C। तो दिस इज A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। Now see this
दिस एंड दिस। अब देखना जरा, इस पार्ट को पता है क्या कहते हैं जो अभी हम शेड कर रहे हैं? इसको कहते हैं ओनली ए, मतलब किसी के साथ शेयरिंग नहीं है इसकी, ये बिल्कुल ए अकेला है। दिस इज कॉल्ड ओनली बी, क्योंकि इसकी भी किसी के साथ शेयरिंग नहीं है। दिस इज कॉल्ड ओनली सी, इसकी भी किसी के साथ शेयरिंग नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ए का सिमेट्रिक डिफरेंस बी के साथ और फिर सी के साथ। ठीक है, ए का सिमेट्रिक डिफरेंस बी के साथ और फिर सी के साथ। ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है और ये तीसरा सेट है। अगर सिर्फ बाहर 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 चल रहे हैं तो पता है इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? यूनियन में, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे ए यूनियन बी यूनियन सी को। ए यूनियन बी यूनियन सी को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे, या फिर ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। ठीक है, यही सब कुछ एग्जाम्पल हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। उसके बाद से हमें पढ़ना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स और रिलेशन पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। फिर यहीं से चैप्टर 2 पे जंप कर जाएंगे फंक्शन पे। तो ध्यान से सुनना, अगर आपके पास बुक है तो बुक में आपको मिलेगा पेज नंबर 53, अगर आपके पास पीडीएफ है तो। नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बार बार रिपीट कर देंगे तो आपको समझ में आएगा ही। एक एग्जाम्पल कराते हैं। 1,000 पीपल टुक पार्ट इन अ सर्वे। एक 1,000 पीपल से हम लोगों ने सर्वे कराया टू रिवील विच न्यूज़ पेपर ए बी और सी दे हैड रीड ऑन अ सर्टेन डे। मतलब किसी दिन उन्होंने न्यूज़पेपर ए बी सी में से कितने लोगों ने कितना पढ़ा। तो ध्यान से देखना, बनेगा 3 न्यूज़पेपर है, इतना तो आइडिया लग गया। दिस इज ए न्यूज़पेपर, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ए न्यूज़पेपर, बी न्यूज़पेपर, सी न्यूज़पेपर। दिस इज ए बी एंड सी। The responses showed that 420 had read A, 316 had read B and 160 had read C। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बच्चे 11-12 में कर रखे हो, जिसमें हम सबसे पहले कौन सा एरिया का वैल्यू ढूंढते हैं जो सब में कॉमन है, मतलब जो ए बी सी तीनों का कॉमन है उसको हम लोग देखते हैं सबसे पहले। तो अभी तो सिंगल सिंगल का दे रखा है कि ए का कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है, फिर आगे चल के दो दो का दिया होगा। देखो द रिस्पॉन्सेज, ओके आगे देखो, लैंग्वेज सुनना। ऑफ दीज रिस्पॉन्सेज 116 हैड रेड बोथ ए एंड बी, मतलब ए और बी का इकट्ठे दे दिया। 100 हैड रेड ए एंड सी, 30 हैड रेड बी एंड सी एंड 16 हैड रेड ऑल द 3 पेपर्स। तो 16 ऐसे लोग हैं जिन जो कॉमन होंगे तीनों में, ए में भी आएगा, बी में भी आएगा और सी में भी आएगा। अब हम बैक से क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करेंगे, अब दो दो वालों को ढूंढेंगे। तो दिया हुआ है 116 हैड रेड ए एंड बी, ए एंड बी का 116 दिया हुआ है बच्चे, तो उसमें 16 तो इधर आ गया, तो इधर कितना बचेगा 100, क्योंकि यही पूरा एरिया है ना जो ए और बी में कॉमन है। फिर है 100 हैड रेड ए एंड सी, ए एंड सी में अगर 100 है तो यहाँ तो 16 आ ही गया, और ए और सी का कॉमन पार्ट ये है ना रीजन बच्चे, तो इधर कितना बच गया 84। अब बी और सी का कॉमन वाला ढूंढते हैं, बोथ बी एंड सी का ये वाला है जिसमें से 16 तो हम लोग लिख चुके हैं, तो फिर माइनस करके लिखेंगे। 30 हैड बी एंड सी, तो इधर आ गया 14। अब ए का दे रखा है द रिस्पॉन्सेज 420 ए पढ़ा, तो देखो ए में 100 इधर आ गया, 16 इधर आ गया, 84 इधर आ गया, मतलब 200 लोग तो हम लोग कवर कर चुके हैं, तो इधर कितना बचेगा 220। समझ में आ रहा है? ये बच्चे आप लोग कर रखे हो पहले इस टाइप के क्वेश्चन। किया ही होगा। तो 420 में से देखो तो कुछ एरिया तो हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं, तो 100 और 100 मिला करके 200 निकल गया। ओके, तो बच गया 220। नेक्स्ट है कि बी को कितने लोगों ने पढ़ा, तो दे रखा है 316 हैड रेड बी, तो बी का पूरा एरिया बच्चे ये है,
जिसमें से ये 3 आ चुका है, 100, 16 और 14, यानी 130 चला गया। तो कितना बच जाएगा? 6, 11 में से 3 गया 8, 2 में से 1 गया 1, तो दिस इज 186। ओके, अब देखो ओनली मतलब सी हैड रेड सी 160, तो 160 सी का रीज़न है, उसमें से 14, 16, 30 और 84, या 84 और 16 100 हो गया, 114 माइनस कर दो, तो 10 में से 4 गया 6, 5 में से 1 गया 4, इधर कितना बच गया बताओ बच्चे? 46। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है। पूरे सर्वे में कितने लोग थे? 1000 पीपल। तो ये जो बाहर वाला रीजन है ये कितना होगा? ये भी तो चाहिए ना हमें, बाहर वाला रीजन भी तो निकालना है। तो 1000 में से अंदर वाले सबको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसको निकालते हैं हम लोग। तो इसको निकालते समय क्या करेंगे? 1000 में से माइनस कर देंगे 220 प्लस 186 प्लस 46 प्लस 100 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 84। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा 334। सो दिस इज 334। अब ध्यान देते हैं कि इन्होंने पूछा क्या है। फर्स्ट पार्ट में पूछा है हाउ मेनी। अब सारी इन्फॉर्मेशन को हमने फिलअप कर लिया। जब भी सेट थ्योरी का कोई क्वेश्चन है इस टाइप का, तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन को वेन डायग्राम में फिल कर लो, फिर क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ो और फटाफट बस आंसर लिखते जाओ। हाउ मेनी हैड रेड ए बट नॉट बी? हाउ मेनी हैड रेड ए बट नॉट बी? ए को कितने लोगों ने पढ़ा और बी को नहीं पढ़ा? तो देखना जरा कौन सा रीजन हमें चाहिए। एक दूसरा कलर चूज करते हैं कोई। ये ए तो पढ़ा लेकिन बी नहीं पढ़ा, तो देखो ये एरिया और ये सब इसके अंदर काउंट होगा। जिसमें बी नहीं है तो क्या लिख देंगे आंसर बच्चे? इसमें हम लोग लिख देंगे 220 प्लस 84, दिस विल बी 304। 304 ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या पढ़ा? ए तो पढ़ा लेकिन बी नहीं पढ़ा। अब दूसरा देखो, हाउ मेनी हैड रेड सी बट नीदर ए नॉर बी? मतलब ओनली सी। हाउ मेनी हैड रेड सी बट नीदर ए नॉर बी? मतलब सी कितने लोगों ने पढ़ा? सी कितने लोगों ने पढ़ा और ना ही ए ना ही बी? तो देखो ये हो गया कॉमन रीजन। ठीक है, सी वाला रीजन। तो इसका तो आंसर साफ साफ दिख रहा है, 46 लिख देंगे। थर्ड पार्ट में पूछा है बच्चे हाउ मेनी हैड रीड नीदर ए नॉर बी नॉर सी? नीदर ए बी नॉर सी, तीनों में से कुछ नहीं। तो ये निकाला तो है, ये किस दिन काम आएगा? न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं है। तो कितना हो गया? 334 पीपल ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, ना ही ए न्यूज़पेपर, ना ही बी न्यूज़पेपर और ना ही सी न्यूज़पेपर। ठीक है, और कोई प्रूफ वाला पार्ट आपको सेट थ्योरी का नहीं प्रैक्टिस करना है। बुक में तो दे रखा है लेकिन इस टाइप का करना नहीं है, ये कोर्स में नहीं है। बस सेट थ्योरी का यूज करके हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे, नंबर निकालेंगे, ये सब हमें करना है। प्रूफ कहीं भी कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैथमेटिक्स में हर जगह का प्रूफ एक्सक्लूडेड है हमारे कोर्स से, क्योंकि हम प्योर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे, हम अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है बच्चे, ये तो इतना हो गया। सो टुडे वाज आई थिंक क्लास नंबर 3 ना? आज तो क्लास नंबर 3 था। काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा मेरे ख्याल से, मुझे याद ही है। तो नेक्स्ट क्लास विल बी क्लास 4th। क्लास 4th जिसमें हम लोग करेंगे, क्लास 4th में है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, फिर करेंगे रिलेशन। ये बुक में दिया नहीं है टॉपिक, लेकिन सिलेबस में मेंशन किया हुआ रिलेशन एंड टाइप ऑफ रिलेशन, वही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, इन सब के ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। रिलेशंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, जो आप लोग 11th-12th में पढ़ रखे हो वही चीज़ है। और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर 1 का इम्पोर्टेंट कौन कौन सा पार्ट है?
फिर से एक बार उसको बताएंगे। जब भी कोई चैप्टर खत्म होगा ना, तो उस चैप्टर से मेन किस किस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है वो फिर हम लोग लास्ट क्लास में ही बताते हैं। जैसे फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाले पे तो फोकस करना ही करना है, इनइक्वलिटी सॉल्व करने वाले पे। और थोड़ा बहुत सेट थ्योरी भी दिमाग में रख लेना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। सेट थ्योरी को इतना आता है कि बच्चे कर लेते हैं, ठीक है। रिलेशन में आइडिया बस होना चाहिए, रिलेशन से क्वेश्चन नहीं आता, वो फंक्शन में काम आता है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो चैप्टर 1 बच्चे कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास।